मेरा नाम तरुण जलोटा है और मैं अम्बाला हरियाणा का रहने वाला हूँ। स्टडीज़ में बीएससी नॉन मेडिकल फाइनल ईयर अभी मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा थिएटर में मेरी क्वालिफ़िकेशंस एक है कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो मेरा कंप्लीट हुआ है इग्नू यूनिवर्सिटी से परफॉर्मिंग आर्ट्स का, और उसके अलावा मेरा एक सर्टिफिकेट कोर्स है 6 मंथ्स का जो चल रहा है संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी भोपाल से नाट्य शास्त्र का। और बस इसके आगे मैं एमए इन थिएटर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनएसडी में जाऊँ और आगे के आगे थिएटर में जितनी ज़्यादा स्टडीज़ मैं कर सकता हूँ मैं उसको करूँ। उसके अलावा अभी जो आज हम वर्कशॉप जो मैंने आपकी ज्वाइन की है, जिसे हम आगे 15 दिन आज चलाने वाले हैं, तो मैं इससे एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी रखता हूँ कि मैं आप सबसे कुछ सीख सकूँ, कुछ नया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने शहर से बाहर जाना चाहिए। तो उससे बाहर जाने के लिए नए नए लोगों से मिलना, आप सबसे मिलना, आप लोगों को जानना और आप लोगों से कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप सभी से सीखना चाहता हूँ कुछ। थैंक यू। So this is a feedback video of this 15 days workshop. सबसे पहले तो ओवरऑल एक बात कि वर्कशॉप काफ़ी अच्छी रही। 15 दिन सीखने के साथ साथ एंजॉय भी किया, काफ़ी मिला जुला सा एक्सपीरियंस रहा। शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग से ही हमने बेसिक थिएटर एक्सरसाइजेज पर फोकस रखा अपना, फर्स्ट डे से ही कि हमने बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो क्या करनी है उनसे मैम ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्यों ज़रूरी होती हैं, उनका हमारी थिएटर से क्या रिलेशन है, हमारी एक्टिंग को इम्प्रूव करने से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल बॉडी के एक्सरसाइजेज, बॉडी को एक्टिव करने के लिए मसल्स की एक्सरसाइजेज कि मसल्स आपके एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, इन सब के लिए क्या क्या बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं। और फिर उसके आगे जाकर वॉइस के बारे में एक्सरसाइजेज कि आपको अपने थ्रोट से लेकर अपने पेट तक किस तरह से वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है, क्रिएट करके उनको फील करना है कि आप कितनी गहरी वाइब्रेशंस लेके जा पा रहे हो, इवन हेड में भी, पेट में भी, थ्रोट में, चेस्ट में, मिडल ऑफ पेट एंड चेस्ट and on nose too. So it's a very good experience और this voice exercise. उसके बाद हमें डायलॉग्स याद करवाने के लिए, मोनोलॉग बनवाने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे टिप्स दिए कि मोनोलॉग कैसे बनाना है, किसी चीज़ को याद करके उसको बोलने की सेंस, सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस पॉइंट पे सांस छोड़नी है, कौन सा ऐसा डायलॉग के बीच में पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें सांस भरने का मौका मिल सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी डायलॉग को स्पेशली बोलने के लिए। और उसके बाद उसको लर्न कैसे करना है, लर्निंग स्किल। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में उन्होंने काफ़ी बताया, फेशियल एक्सरसाइजेस काफ़ी कराई, फेस मसल्स स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज अपनी ठुड्डी से लेकर अपने सर तक की, अपने ये हेड फोरहेड के मसल्स तक की, और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, स्पेशली फेस मसल्स एक्सरसाइजेज वाला सेशन मेरा। उसके बाद राइटिंग के बारे में भी हमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने सीखी कि लिखा कैसे जाता है, जिसका टेस्ट भी हमारा इस तरह से हुआ कि हमने लास्ट में खुद अपना जो नाटक प्रिपेयर किया 10 मिनट से कुछ आसपास 10 मिनट का, तो उसकी स्क्रिप्ट भी हमने खुद ही लिखी, सभी बच्चों ने मिलके, सारी टीम ने मिलके। सो इट्स गुड एक्सपीरियंस। स्क्रिप्ट भी हमारी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। सो मोनोलॉग हुआ, राइटिंग, स्क्रिप्ट हुआ, और हमने म्यूज़िक के बारे में काफ़ी जाना कि म्यूज़िक को कैसे बनाना है। लाइट के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि लाइट की कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक प्ले में, एक परफॉर्मेंस में, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बेसिक से लेकर आगे तक प्रो लेवल तक की चीज़ें भी उन्होंने हमें बताई। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हम उसकी अहमियत को समझें, लाइट डिज़ाइनिंग को समझें और लाइट डिज़ाइनर को समझें कि लाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है और लाइट डिज़ाइनर क्या होता है, वो कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना होता है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे नाटक के हर हिस्से पर बराबर भार होता है नाटक को चलाने का और फेमस करने का, बढ़िया बनाने का, वैसा ही उतना ही भार उस लाइट डिज़ाइनर पर भी होता है। जो सारे काम बाकी सारे परफॉर्मर्स करते हैं, बाकी सारे आर्टिस्ट करते हैं, वही लाइट डिज़ाइनर भी करता है। उसकी वैल्यू कुछ कम नहीं होती। एक उसकी आर्ट को, उसकी स्किल के बारे में हमने इसमें काफ़ी जाना। उसके बाद इक्विपमेंट्स, लाइट डिज़ाइनिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में एज एन एक्टर लोग नहीं जानने के बारे में ध्यान देते कि हमने तो एक्टर बनना है, हमने डायरेक्टर, हमने राइटर, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि लाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है।
इससे हमें सेंस रहेगी इस बात की कि हम जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो लाइट डिज़ाइनर का अगर हमारे अंदर दिमाग होगा तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमें पोजीशन भूल जाती है, हमें चेंज करनी पड़ती है, तो एज ए लाइट डिज़ाइनर मैं एक्टर को समझूंगा कैसे कि अगर एक्टर कुछ भूल गया, उसने सीन चेंज कर दिया, वो पोजीशन चेंज करना चाह रहा है ड्यूरिंग लाइव परफॉर्मेंस। तो अगर लाइट डिज़ाइनर का हमारे में दिमाग होगा तो हम सोच सकते हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस वक्त ऐसा होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट को हर एक चीज़ को सीखना, हर चीज़ की अहमियत को समझना और उसे अहमियत देना भी। उसके अलावा हमने सेट के बारे में जाना, सेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सेट को कैसे अरेंज किया जाता है और सेट को कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ सेट के प्रकार भी कितने होते हैं। पहले हम नॉर्मली जब सेट की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि सेट इज़ अ सेट। ओके, एक सेट है, एक वर्ड है जिसमें हमने सामान है, प्रॉपर्टीज़ है जो हमने एक नाटक के दौरान यूज़ करनी है। लेकिन सेट सिर्फ ये नहीं होता, सेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है मूवेबल, जिसको हम मूव कर सकते हैं सेट में, और एक होती है इमूवेबल जिसको हम मूव नहीं कर सकते। वो एक बार हमने प्ले से पहले सेट कर दी, सजा दी मंच के ऊपर, तो वैसे ही रहेगी, उसको हम हिला नहीं सकते। तो ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार नाटक में ऐसे समय बन जाता है कि हमें सेट चेंज करना पड़ता है। तो अगर हमें ये पता होगा कि मूवेबल इमूवेबल हम दो तरह का सेट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इमूवेबल क्रिएट करने की जगह पे मूवेबल क्रिएट करें और हम अपना सेट को इजीली चेंज करें। तो ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है, एज एन एक्टर भी और एज एन डायरेक्टर भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ की भी अहमियत। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रॉपर्टीज़ भूल ही जाते हैं। जब हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हम एक नाटक तैयार कर रहे हैं, तो हम कई बार भूल जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो बेसिक होती हैं उस नाटक को सिरे चढ़ाने के लिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ को भी समझा जाए, स्क्रिप्ट को भी समझा जाए, स्क्रिप्ट के भावों को भी समझा जाए कि स्क्रिप्ट कहना क्या चाह रही है। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, जिनमें सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इम्प्रोवाइजेशन इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आप आए और आपने कुछ भी चीज़ को बदल दिया, ऐसा नहीं होता। इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही सोच समझ के किसी कारण से की जाती है, और बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रोवाइजेशन कोई करे। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, नाटक की किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ करे। इम्प्रोवाइजेशन तो वो तब हो गई जब वो चीज़ सही निकल के आ गई, अगर वो गलत हो गई तो वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं कहलाएगी ना। तो अगर नाटक की किसी चीज़ से कोई छेड़छाड़ की जाए तो वो वही व्यक्ति करे जो अच्छा जानकार हो, अच्छा ज्ञाता हो। इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन को बहुत सोच समझ के और समझदारी से करना चाहिए। रिहर्सल्स के बारे में हमने जाना है। सबसे पहले तो रिहर्सल पे टाइम पे आना बड़ा ज़रूरी होता है, और रिहर्सल्स कितनी ज़रूरी हैं किसी भी नाटक के लिए। एक्चुअली रिहर्सल ही असल में एक नाटक होता है, क्योंकि रिहर्सल में हम सब कुछ करते हैं। रिहर्सल में हम अलग अलग तरह के उसके साथ प्रयोग भी करते हैं, अलग अलग भावों को डालने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त ये भाव शायद सही बैठ सकता है, फिर अगली रिहर्सल में सोचते हैं कि शायद उसी पॉइंट पर उसको चेंज कर दिया जाए। तो असली नाटक रिहर्सल में ही खेला जाता है, जिसमें हम बहुत कुछ एक नाटक में ऐड करके चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन फाइनल शो से पहले रिहर्सल्स का महत्व इस तरह है कि आप समझे, अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे तो हमारे नाटक में वो जान नहीं आ पाएगी। नाटक का वो स्वरूप बन ही नहीं सकता कभी अगर हम कभी रिहर्सल ना करें। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट डे परफॉर्म किया, हम सब ने मिलकर स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके डायलॉग्स को, उसमें भावों को, रसों को, इसमें काफ़ी मज़ा आया। परफॉर्मेंस भी हमारी काफ़ी अच्छी रही हमारे लेवल के हिसाब से। उसके बाद नवरसास की एक्सरसाइजेज, नवरसा का जो वर्ड है वो लगभग हम शायद पहले दूसरे दिन से ही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद जब मैम ने इसकी एक्सरसाइजेज कराई, हर रस के बारे में पहले बेसिक से बताया कि एक रस क्या होता है, उसके बाद उस रस की जानकारी हमने प्राप्त की, उसके बारे में जाना, फिर उसको प्रैक्टिस किया, उसको रिहर्स किया, और फिर लास्ट में जाकर हमने एक रन थ्रू की, एक के बाद एक, जैसे मैम एक रस का नाम बोलते हैं और हमें उसकी फीलिंग्स, उसके भाव, अपने एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर उसको दिखाने होते हैं। तो बड़ा मज़ा आया नवरसस के बारे में जानकर, उनको प्रैक्टिस करके, और फिर फाइनल जब हमने नाटक प्रेजेंट किया तो उसमें भी हमने अपने रसस को जिस तरह संभाला कि हमारे जो डायलॉग्स हैं उसमें हमें रसस को किस तरह संभालना है। ये सब तभी संभव हुआ है क्योंकि मैम ने हमें जितने आसान और साधारण शब्दों में ये सब को समझाया। हाँ, एक बात सही है कि अगर ओवरऑल बात की जाए, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से
ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन से हम वैसा तो नहीं सीख सकते जैसा कि हम ऑफलाइन में सीख जाते हैं, या ऑफलाइन में हम जितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं बनता ऑनलाइन में। लेकिन बहुत अच्छा इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा। इतना कहा जा सकता है कि ऑनलाइन किसी अन्य टीचर से सीखना या किसी और ग्रुप में जाकर सीखना ऑनलाइन माध्यम से, उससे बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ इस ऑनलाइन वर्कशॉप का। सो थैंक यू सो मच।